तो हम रोप रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी प्रॉब्लम करते हैं। मान लो कि एक रोप है, मान लो उसका L/4 1/4 हिस्सा यहाँ है, 3L/4 यहाँ है। ठीक है, और सब फ्रिक्शनलेस है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड स्पीड ऑफ रोप व्हेन इट जस्ट स्लिप्स ऑफ। जैसे ही स्लिप ऑफ करती है तो इसकी स्पीड क्या होगी। पहले बच्चों का सवाल ये है कि सर ये L/4 हिस्सा 3L/4 हिस्से को खींच नहीं सकता। मैं बोलूँगा भाई देख, ऐसा है कि तेरे दिमाग में फ्रिक्शन बसी पड़ी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं खींच सकता, खींच सकता है। जैसे कि मान लो, सोचो कि ये आपके पास एक 10 किलो का मास है। सोचो कि यहाँ पर ये है, यहाँ पे 2 किलो का, 1 किलो भी रख दो, इसको खींच लेगा, रोकेगा कौन इसको? वो फ्रिक्शन होती है जो रोकती है। फ्रिक्शन नहीं है तो इसको खींच सकता। तो मान लो बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस है, खींच लेगा 100%, टेंशन ही मतलब 100% खींचेगा। तो क्वेश्चन है जब खींचेगा तो ये जब पूरा नीचे आएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी। तो बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि जब ये चीज पूरी नीचे आएगी, पूरी नीचे आने का मतलब कि ये कुछ ऐसा हो गया, ये इतना इतना लंबा है कि जब ये बिल्कुल स्लिप ऑफ कर जाएगी तो इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, और सवाल को कैसे करें, तो सिंपल है, वैसे ही करना है। वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल 0 है, सॉरी के इनिशियल 0 है, शुरू में वो स्लिप करना स्टार्ट करती है, तो हाफ mv² हो गया। अब इसका वर्क डन केवल mg और नॉर्मल का है, और तो कोई फोर्स नहीं। नॉर्मल का वर्क डन 0, स्टैटिक सरफेस है। mg का वर्क डन, अब mg का वर्क डन जो हो गया, तो वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू हाफ mv²। mg का वर्क डन माइनस डेल्टा यू हो जाएगा। नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन माइनस डेल्टा यू। माइनस डेल्टा यू क्या होगा आपके पास? डेल्टा यू होता है फाइनल माइनस, हमेशा ध्यान रखना, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होता है। आपके पास 100 के 101 हो गए, चेंज 101 माइनस 100 होगा। 100 के 99 होगा तो चेंज 99 माइनस 100 होगा। तो चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो ये हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, माइनस कर दोगे तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन होगी हाफ mv² इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब अगर मैं यू इनिशियल यू फाइनल निकाल दूं तो मेरे पास v आ जाएगी। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे निकालते हैं यू इनिशियल, कैसे निकालते हैं यू फाइनल। आप इतना लिख लो और हम आगे चलते हैं। हैंड टू हैंड लिख लिया करो, आगे समझने में आसानी पड़ती है। ठीक है, वहीं पॉज करो, वहीं लिखो, मिटा रहा हूं। चलो, पहले ऐसा था 3L/4 और L/4, फिर ऐसा हो गया कि एंटायर L इज हियर। ठीक है, इस हाइट को 0 मान लेते हैं। इस वाले हिस्से की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसकी निकालनी। इसका सारा मास कितना होगा? m/4, L/4 का m/4, और ये L/4 है तो वो कितना नीचे होगा बच्चों? L/4 के ठीक आधे पे, ठीक आधे पे कितना होगा? L/8 पे। ठीक है, सही। अब क्या हुआ कि L/4 के ठीक आधा L/8 पे, तो इसकी तो पोटेंशियल 0 है क्योंकि मैंने इस हाइट को 0 मान लिया। अब इस हाइट के हिसाब से बात करें तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh। m कितना है? m/4, g की जगह g, h की जगह माइनस L/8। ठीक है ना। अब ये कितना हो गया? नीचे है तो माइनस mgh, ये हो गया mgL/32 माइनस का। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। इसका सारा मास, फिर सेंटर मान लो, कितना मास होगा इसका? पूरा का पूरा m ही है। ये L है तो सेंटर कहाँ पे होगा? L/2 पर। ठीक है, अब इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस mgL/2, mgL/2 नीचे। ठीक है, तो मेरे पास इनिशियल आ गई, मेरे पास फाइनल आ गई।
तो इनिशियल है मेरे पास कितने बच्चों, माइनस एम जी एल बाय 32, फाइनल है माइनस एम जी एल बाय 2। ठीक है, अब आपको निकालना है कि कितना होगा, तो सारे एम 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 काट दो। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू जी एल 1/32 माइनस का प्लस 1/2। ठीक है, तो ये हो गया जी एल, 32 एलसीएम ले लिया, तो -1 + 16 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पे कितना आ गया, वी स्क्वायर हो गया 15/16, तो 15 जी एल बाय 16, और v जो होगा इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 15 जी एल बाय 16 की जगह 4 आ जाएगा। आई होप माई कैलकुलेशंस आर फाइन। सही है, हाँ बिल्कुल सही है कैलकुलेशन। तो ये आपकी कैलकुलेशन होगी, तो v की वैल्यू आपके पास आ गई। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ठीक है, और वो आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको फटाफट लिख लो, पॉज करो, लिखो। चलो, अब एक क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज कि L/2 हिस्सा ऊपर है और L/2 हिस्सा नीचे, और इसको मैं टेंजेंशियली पुल कर रहा हूँ। ठीक है, और ये सरफेस रफ है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ठीक है, तो ये पुल भी छोड़ो, कर लो पुल। ठीक, अब क्वेश्चन है कि जब ऊपर जाओगे तो बेसिकली सरफेस रफ है। ठीक है, इसका रफ स्मूथ होने कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पड़ता है। चलो बाद में देखेंगे, ये ऊपर वाली सरफेस रफ है, इसको मैं फिलहाल स्मूथ मान लेता हूँ। चलो, ठीक है, अब क्या हुआ कि ये सरफेस रफ है, तो फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन पुलिंग रोप ऑन द टेबल। इस टेबल को जस्ट ला कर रखिए, मतलब ये कोना यहाँ आ गया। ठीक है, इन पुलिंग एंटायर रोप, मतलब कहने का मतलब कि ये जब L/2 ऊपर आ जाएगा तो उसमें फ्रिक्शन का काम कितना होगा, ये क्वेश्चन है आपके पास। राइटिंग में भी थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन काम चला लो। ठीक है, तो लेट्स सी इस क्वेश्चन को करते कैसे। ठीक, L/2 ऊपर L/2 नीचे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ठीक है, तो लेट्स सी, मैं मिटा रहा हूँ इसको। देखो, एक कोई जनरल टाइम ले लेते हैं जब ये हिस्सा x है और आप इसको पुल कर रहे हो, और आपने मान लो dx हिस्सा पुल कर लिया। ये हिस्सा जो भी हो, वैसे L-x होगा क्योंकि टोटल लेंथ L ही है। अब जब आप इसको पुल कर रहे हो बेसिकली, तो इधर पुल कर रहे हो तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है। बात है फ्रिक्शन कितना, फ्रिक्शन है म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल इतने हिस्से का होगा तो इतने हिस्से का वेट कितना होगा, अब इतने हिस्से का मास होगा mx/l। तुम बोलो कैसे, हम बोलूंगा m/l 1 मीटर का मास है, और x मीटर का मास क्या होगा mx/l।
तो म्यू एम एक्स वैल हो गया इंटू जी, ठीक है, ये वेट हो गया ना, एम वैल 1 मीटर का मास, एक्स का मास, एम एक्स वैल इंटू जी, ये आपका वेट हो गया। तो सही ना, तो ये जो इसका वेट है वो इसका नॉर्मल है, तो नॉर्मल इतना आ गया इंटू म्यू, ये फ्रिक्शन हो गया। अब इस फ्रिक्शन तो इधर लगी, और इस छोटे से हिस्से का डिस्प्लेसमेंट जो है वो बेसिकली किधर हो गया, इधर हो गया। समझ में बात, खींच रहा फ्रिक्शन इधर है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ dx। तो इस छोटे से प्रोसेस में जो वर्क होगा वो होगा माइनस एफ डी एक्स, मतलब एफ डी एक्स कॉस पाई, बेसिकली कॉस पाई इसलिए कि फ्रिक्शन उधर लगे खींचोगे और dx डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो माइनस एफ डी एक्स हो गया, ये वर्क डन हो गया, माइनस एफ कितना है, म्यू एम एक्स जी वेल साथ में dx, ठीक है, म्यू एम एक्स जी वेल साथ में dx, ये वर्क डन हो गया छोटा। अब टोटल वर्क डन कितना होगा फ्रिक्शन का, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस म्यू एम जी बैल छोड़ दो, म्यू एम जी बैल, यहाँ बच गया एक्स डी एक्स। अब हमको देखना है एक्स की वैल्यू क्या है। ध्यान रखना ये रोप पहले एल बाई टू ऊपर थी, एल बाई टू नीचे, तो पहले एक्स मतलब कितनी रोप ऊपर है, वो थी एल बाई टू, और जब वो पूरा आ गया तो पूरी रोप ऊपर आ गई, तो इसका मतलब एल रोप ऊपर थी, तो पहले एक्स एल बाई टू था और फिर एक्स कितना था, एल था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो आपके पास फ्रिक्शन का वर्क आ गया माइनस म्यू एम जी बाई एल, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय टू, एल बाय टू से एल, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास माइनस म्यू एम जी बाय टू एल, एल की जगह एल स्क्वायर रखोगे, टू बाहर निकाल दिया, और फिर एल की जगह एल बाय टू रखोगे तो एल स्क्वायर बाय फोर आ जाएगा, ठीक है ना, पहले एक्स की जगह एल रखा, एल स्क्वायर आ गया, फिर एक्स की जगह एल बाय टू रखा तो एल स्क्वायर बाय फोर आ गया। अब एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर बाय फोर गया तो बचा थ्री एल स्क्वायर बाय फोर, तो ये हो गया माइनस म्यू एम जी बाय टू एल इंटू थ्री एल स्क्वायर बाय फोर, ठीक है, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय फोर इज थ्री एल स्क्वायर बाय फोर, तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया तीन बाय चार दूनी आठ, माइनस थ्री बाई एट म्यू एम जी, एल स्क्वायर से एल कट गया एल, तो माइनस थ्री बाई एट म्यू एम जी एल आंसर आ गया इसके पास, ठीक है, तो ये आपके पास वर्क हो गया। वैसे किस्मत की बात है कि होता क्या है कि एक सेकंड आप इसको लिखो, तो किस्मत की बात ये है कि फ्रिक्शन का वर्क है, तो लिख लिया आपने, किस्मत की बात है, कभी ऐसा प्रॉब्लम है, रटने की जरूरत नहीं है, वैसे तो आप डिराइव भी कर सकते हो, आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा भारी काम नहीं, कि जो फ्रिक्शन का वर्क आता है ऐसे प्रॉब्लम में वो होता है माइनस एफ एवरेज इंटू डिस्प्लेसमेंट। तुम कहोगे कैसे, मैं समझाता हूँ। एफ एवरेज का मतलब एफ इनिशियल प्लस एफ फाइनल बाय टू इंटू जो भी डिस्प्लेसमेंट, माइनस इसलिए कोई कॉस पे, क्योंकि फ्रिक्शन एक साइड लगती है, डिस्प्लेसमेंट एक साइड, जैसे कि मेरी बात समझ, रोप शुरू में ऐसे थी और बाद में रोप ऐसी हुई, ठीक है। अब ये मिटा रहा हूं मैं, आंसर याद रख लेना, माइनस थ्री बाई एट म्यू एम जी एल, तो पहले एल बाय टू हिस्सा ऊपर था, एल बाय टू हिस्सा नीचे, फिर एल हिस्सा ऊपर था और जीरो हिस्सा नीचे, पहले फ्रिक्शन केवल एल बाय टू की थी, तो पहले जो फ्रिक्शन होगा वो म्यू एम बाय टू जी होगी, क्योंकि जो वेट है वो आधा ऊपर है, और फिर जब पूरा ऊपर आ गया फ्रिक्शन क्या हो गया, म्यू एम जी, ठीक है, तो पहले म्यू एम जी बाय टू फिर म्यू एम जी, ठीक है ना। अगर मैं एवरेज फ्रिक्शन देखूं तो होगा शुरू और बाद का फ्रिक्शन डिवाइड बाय टू, शुरू का फ्रिक्शन कितना, म्यू एम जी बाय टू, बाद का कितना, म्यू एम जी, डिवाइड बाय टू कर दो, तो वन बाय टू प्लस वन कितना हो गया बच्चों, वन बाय टू प्लस वन हो गया आपके पास थ्री बाय टू, डिवाइड बाय टू थ्री बाय फोर, तो तीन बटे दो म्यू एम जी आ गया, समझ रहे हो बात, ये वन बाय टू है, वन है, तो वन बाय टू और वन का एवरेज क्या होगा, वन प्लस वन बाय टू, थ्री बाय टू डिवाइड बाय टू थ्री बाय फोर, थ्री बाय फोर म्यू एम जी आ गया। अब सोचो कि इसको ऊपर लाने में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ,
इसको ऊपर लाने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो L/2 है, क्योंकि L/2 ऊपर था, L/2 और खींचा, तो इसको ऊपर लाने में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो L/2 हो गया। तो मैंने क्या बोला कि फ्रिक्शन का वर्क होता है माइनस एफ एवरेज इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ एवरेज कितना होगा 3/4 म्यू एम जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा L/2। अब यहाँ से भी आंसर करोगे तो -3/8 म्यू एम जी आ जाएगा। ठीक है, तो किस्मत की बात है कि इस पर्टिकुलर केस में आप फ्रिक्शन का वर्क माइनस एफ एवरेज इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मुश्किल कैसे आ सकता है कि मान लो कि आपको एक रस्सी को ऊपर पुल करना है, तो आपसे पूछे कि फ्रिक्शन भी दे दिया और वर्क पूछा है, तो वहां पर एक आपका काम होगा, एक mg काम होगा, एक फ्रिक्शन काम होगा। तो mg काम माइनस डेल्टा यू से निकल जाएगा, फ्रिक्शन काम आप सीधे ऐसे भी निकाल सकते हो, इंटीग्रेट भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। तो क्वेश्चन मुश्किल बन सकता है कि अगर आपको दो चीजें ऐड कर दी जाए। ठीक है, तुम बोलोगे बहुत पढ़ाते हैं, तो लो तुम्हारे लिए एक छोटा सा गजल पेश है, गा के नहीं, इसे सुना के। तो गजल है कि ये मान लियो तू कि तेरा ईमान अच्छा है, इसे मैं पहले भी सुना चुका हूँ, अब इसको एक्सटेंड करते हैं। ये मान लियो तू कि तेरा ईमान अच्छा है, तेरा दुश्मन भी जब बोल पड़े इंसान अच्छा है। ये मान लियो तू कि तेरा ईमान अच्छा है, तेरा दुश्मन भी जब बोल पड़े इंसान अच्छा है। और अगली बहुत सेंसिटिव लाइन है, माँ के आंचल की छाँव से कुछ नहीं बेहतर, माँ के आंचल की छाँव से कुछ नहीं बेहतर, और बेगम की जुल्फों के छाँव से शमशान अच्छा है। माँ की आंचल के छाँव से कुछ नहीं बेहतर और बेगम की जुल्फों की छाँव से शमशान अच्छा है। ये बात किसी तरह मेरी बेगम तक नहीं पहुंचनी चाहिए, मेरी बीवी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगली लाइन, ये मीनिंगफुल लाइन है, बहुत कुछ सीख कर मुझको समझ में आ गया है कि, बहुत कुछ सीख कर मुझको समझ में आ गया है कि इतनी अक्ल से तो आदमी नादान अच्छा है। बहुत कुछ सीख कर मुझको समझ में आ गया है कि इतनी अक्ल से तो आदमी नादान अच्छा है। और अगला शेर, वो इंसान की जिसके हजारों ही मुखौटे हों, वो इंसान की जिसके हजारों ही मुखौटे हों, उनसे तो एक ही चेहरे का हैवान अच्छा है। वो इंसान की जिसके हजारों ही मुखौटे हों, उनसे तो एक ही चेहरे का हैवान अच्छा है। और नॉर्मली पुरानी गज़लों में आजकल भी लास्ट शेर में शायर अपना नाम डालता है, तो मैंने भी अपना नाम डाल दिया कि है निर्भय ढूंढता तुझको हर दर पे जा करके, है निर्भय ढूंढता तुझको हर दर पे जा करके, कोई मुझको बता दो कौन सा भगवान अच्छा है निर्भय ढूंढता तुझको हर दर पे जा करके, कोई मुझको बता दो कौन सा भगवान अच्छा है। ठीक है, तो ये गजल है। चलो भाई, ओके बच्चों, लिखो बाय। ये वर्क एनर्जी खत्म हो गया, अब आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन नेक्स्ट वीडियो से चालू हो जाएगा।